वीडियो ट्रोलिंग या फिर रोस्टिंग नहीं है, परंतु मेरी बातों से कुछ लोगों को ट्रोल या फिर रोस्ट वाली अनुभूति हो भी सकती है। तो अब तक आप सबको पता चल चुका होगा वेस्ट बंगाल आरजी कोर इंसिडेंट के बारे में। मैं इसको थोड़ा और आसान शब्द में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगस्त 9 एक ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी करके रात के 2 बजे के बाद अपने सहकर्मियों के संग बैठ के खाना खाती है और फिर रेस्ट करने के लिए चली जाती है सेमिनार रूम में। उसके कुछ घंटों बाद वहीं पे उनका शव मिलता है और फिर माता पिता के पास एक फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको शव नहीं दिखाया जाता। खुद की बेटी की शव को देखने के लिए उनको विनती करनी पड़ती है, फिर जाके उनको दिखाया जाता है। 10 अगस्त इसे खून और बलात्कार के आरोप में एक आदमी को पकड़ा जाता है जो कि सिविक वॉलंटियर यानी कि सुरक्षा कर्मी होता है, और वो आदमी सब कुछ मान भी लेता है। इतना सब कुछ देखने के बाद आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि किसी ने जो है 3rd क्लास बंगाली मूवी की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है? क्योंकि एक परिपूर्ण 31 वर्ष की स्त्री, उनको इतना ब्रूटली मारना, रेप करना एक शराब में चूर दुबला पतला सा आदमी के लिए इतना आसान है। एक स्त्री जिनके आंखों से रक्त आया हो, मुंह से रक्त आ रही हो और पूरे शरीर पे काटने का निशान हो, शरीर पे कपड़ा ना हो, प्राइवेट पार्ट में क्लचर लगा हुआ हो और रक्त बह रही हो, ये देखने के बाद भी एक उसको आत्महत्या कह रहा है। ये झूठ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? और तो और एक मामूली सा सिविक वॉलंटियर, उसको इतने रात हॉस्पिटल के अंदर, वो भी सेमिनार रूम में जाने का परमिशन किसने दिया होगा? आप लोग अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा कि पूरे शरीर पर 100 से भी ऊपर काटने का निशान, पेल्विक बोन टूटा हुआ, नाखून उखड़ा हुआ, शरीर के कई जगह की अनगिनत हड्डी टूटी हुई, 100 मिलीग्राम से भी ज़्यादा सिमन एक इंसान के लिए कैसे संभव है? इतना होने के बाद भी हॉस्पिटल के बड़े पदाधिकारी बोलते हैं कि अकेली लड़की सेमिनार हॉल में क्यों सो रही थी, उनके माता पिता को तो कॉल करके आत्महत्या नहीं बोला गया। सही है, लड़की के माता पिता ही झूठ बोल रहे होंगे शायद, है ना? और यहीं पे ख़त्म नहीं होती, कंस्ट्रक्शन के नाम पर उस जगह को तोड़ फोड़ करना। फिर भी जब बात नहीं बनी तो 14 अगस्त जब साधारण लोग हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ गुंडों की भीड़ उस प्रोटेस्ट के अंदर घुस के लोगों में मिल जाते हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर पुलिस के रहते हुए एक मॉब अटैक होता है। पुलिस के रहते हुए डॉक्टर को मारा जाता है, स्टूडेंट्स को मारा जाता है, उस जगह को तोड़ फोड़ किया जाता है। तो फिर एक बात बताओ, ये सबूत मिटाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? ये अगर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे पुलिस मंत्री वो खुद रोड पे आके प्रोटेस्ट करती है और कहती है वी वांट जस्टिस। मेरी सवाल यह है कि किससे? आज की वीडियो क्योंकि कोई ट्रोलिंग या फिर रोस्टिंग नहीं है तो आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि मैंने खुद लिखी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राज्य होता है और वहाँ के जो शासक है वो एक रानी है। रानी के बड़े सारे मंत्री होते हैं और वहीं पे गुरुकुल भी होता है जहाँ पे कुछ अनैतिक कार्य भी चलता था, जिसके साथ रानी की बहुत सारे मंत्री भी जुड़े थे जो कि रानी को पता था। फिर एक दिन उस गुरुकुल के एक छात्रा को गुरुकुल के कुछ राज पता चल गए। फिर रानी की मंत्री और गुरुकुल के आचार्य सभी मिलके एक कूटनीति बनाते हैं कि उस छात्रा को कैसे मारना है, परंतु शर्त ये होता है कि उसको इतनी हैवानियत से मारना है कि उसका अंत देख के सबको डर लग जाना चाहिए, मतलब सबके दिल में एक डर बैठ जानी चाहिए। फिर एक रात जब वो छात्रा पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ पे रानी के कुछ मंत्री, गुरुकुल के कुछ आचार्य और संग कुछ छात्रा जो कि उसी छात्रा के सखी होती है, सारे मिलके उसके साथ दुष्कर्म करके उसको बहुत ही पीड़ादायक एक मृत्यु देते हैं। और फिर उनके द्वारा एक और कूटनीति बनाया जाता है कि अगर सबको बचना है तो किसी ना किसी को तो इस हत्या और दुष्कर्म का दायित्व लेना पड़ेगा। तो उनको एक सुरक्षा कर्मी की याद आती है जो हमेशा शराब पी के इधर उधर पड़ा रहता था, स्त्रियों के प्रति ज़्यादा ही अशक्त होने के साथ साथ थोड़ा मोटा बुद्धि का भी होता है। तो सारे बाहर चले जाते हैं और फिर उस सुरक्षा कर्मी जो कि शराब पी रहा था उसको बोला जाता है कि लाइब्रेरी में एक स्त्री रखी हुई है, जाओ जो मन में आए कर लो। तो वो जाता है और उस मृत शरीर के साथ ही दुष्कर्म करता है और फिर घर जाके सो जाता है। दूसरी ही सुबह रानी के सेनापति उस सुरक्षाकर्मी को पकड़ के बंदी बना लेते हैं। अब रानी को भी लगता है कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा,
परंतु दिक्कत तब आती है जब उस छात्रा के शव परीक्षा पत्र प्रजा के सामने आ जाता है। फिर प्रजा विद्रोह कर देते हैं। रानी को कुछ समझ नहीं आता तो उस लाइब्रेरी को ही तुड़वा देते हैं। फिर भी जब विद्रोह नहीं रुकती तो कुछ प्रजा को रानी के सेनापति के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो कुछ रानी के गुलाम उस विद्रोह के अंदर घुस के प्रजा में मिल जाते हैं और फिर उसी गुरुकुल में हमला कर देते हैं ताकि वहाँ के जितने भी प्रमाण हैं सबको मिटा सके और विद्रोह को बदनाम करके उसको बंद किया जा सके। फिर भी जब विद्रोह नहीं रुकती तो रानी को कुछ समझ नहीं आता और वो पागल हो जाती है और वो भी प्रजा के संग बैठ के बोलती है कि अपराधी को दंड होनी चाहिए, अपराधी को दंड होनी चाहिए। अब रानी को न्याय कैसे मिलेगा, क्या प्रजा को कभी सत्य का पता चलेगा, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आप लोग अगर सत्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में सेकेंड पार्ट ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करके अपने सारे सखियों से, सारे सखाओं से इस कहानियों का मज़ा दिलाइए। तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है।